स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। आपकी जो क्लासेस है सामान्य परिचर्या की, जो आयुर्वेद स्टाफ नर्स हैं उनकी लगभग कंप्लीट होने वाली है और लगभग टॉपिक जो है आपके लगभग टॉपिक आपके कवर किए जा चुके हैं और हम आपको क्लासेस रेगुलर देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन व्यस्तता इतनी हो जाती है कि आपकी क्लासेस जो है रेगुलर नहीं आ पाती हैं, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, फिर कॉलेज की क्लास है, फिर आप लोगों के लिए भी क्लास देनी पड़ती है। तो इसी में हम समय निकाल करके आप लोगों के लिए भी क्लास लेकर के आते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी का हमारे वजह से नुकसान हो। तो आज की जो क्लास है वो सामान्य परिचर्या की होगी। जो आपने टॉपिक पहले इसके कवर किया था वो मैं कहता हूं कि हमेशा जो भी टॉपिक कवर किया जा चुका है आप उसका रिवीजन करते रहिए। और कई बार बता चुका हूं कि सामान्य परिचर्या से भी अधिक प्रश्न आएंगे। सामान्य परिचर्या से प्राचीनता के आधार पे भी, प्राचीन आयुर्वेद से या प्राचीन चिकित्सा पद्धति से, और आधुनिकता के आधार पे चिकित्सालयों पे जो कार्य किए जाते हैं, चिकित्सालयों के भीतर जो कार्य किए जाते हैं, वो सारे जो कार्य हैं इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यानपूर्वक आप इसको करते रहिए। ये हो जाता है कि कई लोग के कमेंट आते हैं कि सर क्लास बहुत छोटी आ रही है, तो छोटे से नहीं मतलब है हम कितने टॉपिक कवर कर रहे हैं उसके ऊपर इम्पोर्टेंसी होती है। अब बहुत बड़ी क्लास अगर 3 घंटे की 4 घंटे की अगर आपको क्लास भी दे दिया जाए तो आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे, बोर होगे। तो आपको इतना ही पढ़ाया जाता है ताकि आप उतना कवर करें, उस चीज़ को रिवीजन करें ताकि सारी चीज़ें कंप्लीट होती रहें। ठीक है, और अगर और अच्छे तरीके से आपको प्रॉपर सारी चीज़ें सही तरीके से अगर डील करनी है, सारी चीज़ें सही तरीके से चाहिए, तो आप हमारे पेड क्लास को ले लीजिए। आयुर्भास्कर ऐप जो है प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जा कर के आप उसको इंस्टॉल कीजिए और आगे की जो भी प्रोसेस है वो ऐप के थ्रू सारी चीज़ें हो जाएंगी और वहाँ से आप क्लास ले सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और कि आपकी जो क्लासेस हैं हम कह रहे हैं कि रेगुलर मेरे द्वारा कंप्लीट कराई जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य परिचर्या जैसे ही ख़त्म होगा तो हम स्वास्थ्यवृत्त आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है आपका वह है नमूनों का संग्रह। नमूनों का संग्रह, इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले भी जो टॉपिक थे इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसमें समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन इससे भी बन सकते हैं और आपका जो आयोग का सिलेबस है इस पर भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इससे आएंगे। ठीक है, तो नमूने का संग्रह है क्या, पहले हम ये चीज़ जान लेते हैं। अगर नमूने की बात करें, नमूना है क्या, तो नमूने को इंग्लिश में कहते हैं सैंपल। क्या कहा जाता है? सैंपल। सैंपल का मतलब होता है नमूना। अगर नमूने को हम परिभाषित करें या बताएं तो हम कह सकते हैं शरीर का अपशिष्ट तरल या ठोस भाग जिससे निदान की प्रक्रिया में मदद मिले नमूना है। ठीक है, नमूना है। या आप अलग शब्दों में बोलेंगे तो ये भी कह सकते हैं जिसकी सहायता से रोग कारकों का पता चल सके नमूना है। नमूना है। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, आप अगर समझना चाहें तो आसान है। हमने क्या बताया नमूने के बारे में कि शरीर का अपशिष्ट, अगर अपशिष्ट पदार्थ भी बोलें तो वह भी नमूने के अंतर्गत आ सकता है, जिसमें मल मूत्र हो गया। और इसी तरह से अगर हम बोलेंगे तो बलगम
इसके अतिरिक्त भी अन्य जो पदार्थ हैं वो अपशिष्टता के अंतर्गत रख सकते हैं, जिसमें पस है, मवाद है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तरल पदार्थों के अंतर्गत, ठोस पदार्थों के अंतर्गत देखें तो इसमें विभाजन है। उसी तरह से अपशिष्ट के अंतर्गत कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो अपशिष्ट नहीं हैं, जैसे रक्त का नमूना लेना है तो अपशिष्टता के अंतर्गत नहीं आएगा, वो तरल पदार्थ के अंतर्गत आएगा, जिससे निदान की जो प्रक्रिया होती है, निदान आपको कई बार बताया जा चुका। निदान क्या है? जिससे रोग कारकों का पता चले, बीमारी का पता चले, और हम बीमारी का और रोग कारकों का पता करके अगर हम इलाज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? निदान कहते हैं। तो इससे निदान प्रक्रिया में सहायता मिलती है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरे में क्या बताया जा रहा है? जिसकी सहायता से रोग कारकों का पता चल सके, नमूना है। तो जो भी कारक हैं जिससे बीमारी फैलती है उनका अगर पता चले, अगर वह कारक सूक्ष्मजीवी हैं और उन सूक्ष्मजीवियों के बारे में पता चल जाता है तो इलाज की प्रक्रिया काफ़ी आसान हो जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नमूना वह पार्ट है बॉडी का या वह हिस्सा है जिसकी सहायता से, या वह चीज़ है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं कि रोग कारकों का पता करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जिससे रोग कारकों का पता चलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें मेन जो चीज़ याद रखनी है या जिस पे बात करनी वो है नमूनों का संग्रह। ये जो नमूना है इनको हम अस्पताल में या रोगियों से कलेक्ट करके, इकट्ठा करके प्रयोगशाला तक कैसे भेजते हैं जहाँ पे जांचें की जाती हैं। ठीक है, उस चीज़ को जानते हैं। तो ये नमूने की बात हो गई। अब आगे देखते हैं। नमूने की बात अगर देखेंगे तो इसमें अगली चीज़ क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ हमने बोला संग्रह। तो जब नमूने की संग्रह की बात आएगी तो संग्रह को हम कहते हैं कलेक्शन। नमूने के संग्रह को सैंपल कलेक्शन भी कह सकते हैं या कलेक्शन ऑफ सैंपल भी कह सकते हैं। तो संग्रह की अगर बात करेंगे, कलेक्शन की बात करेंगे तो मतलब ये हो गया नमूने को एकत्र करना। नमूने को एकत्र करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। तो आपके हिसाब से अगर आधुनिकता के आधार पर चिकित्सालयों के अंतर्गत अगर बात करें तो जितने भी नमूने हैं वह रोगियों द्वारा उपचारिकाओं को कलेक्ट करना है और कलेक्ट करके फिर उसे प्रयोगशाला तक भेज देना है। तो नमूने के संग्रह के अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो मल मूत्र का नमूना इसको संग्रहित करना है, प्रयोगशालाओं में कैसे भेजना है वो देखना है। फिर रक्त का नमूना, उसी तरह से पस मवाद का नमूना, पस और मवाद का नमूना, श्लेष्मा या बलगम का नमूना। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे नमूने हैं, लेकिन सामान्यतः इन पे ही बात करेंगे जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है और जिस हिसाब से आपको इससे रिलेटेड जो प्रश्न हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो हमें एकत्रितकरण में अगर देखना है तो अधिकांशतः जो भी नमूने हैं जिनको कलेक्शन किया जाता है और प्रयोगशाला तक भेजा जाता है, कलेक्शन करना, एकत्र करना और प्रयोगशाला मतलब कि लैब में भेजना, बस यहीं तक आपका कार्य है। आपको लैब में जांच नहीं करना है, बस कलेक्शन करना है नमूने का और उसको प्रयोगशाला तक भेज देना है। बस इतना आपको याद रख करके इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप जितने भी नमूने हैं उसके आधार पर टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। आप फिर दिमाग में रखिएगा, मवाद का और फिर श्लेष्मा और बलगम का जो नमूना है वो आपको एकत्र करना और किस हिसाब से कार्य करना है। अब आगे अगर देखा जाए तो नमूने को एकत्रित करने के लिए आपके कार्यों का निर्वहन क्या है या कैसे एकत्रितकरण किया जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को अगर देखेंगे तो सबसे पहली जो चीज़ आती है जिसमें आपको क्या करना है,
नमूने को प्राप्त करने के पश्चात आवश्यक विवरण और लेबल आदि लगाना। ठीक है, विवरण जो है लेबल सहित लगाना। क्या कहा जा रहा है आपको कि यदि नमूने का संग्रह करना है तो नमूने को जब आप प्राप्त कर लेते हैं, संग्रहित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, उसके पहले या तुरंत बाद आपको क्या करना है, उन नमूने को संग्रहित करने के पश्चात किसी परखनली में, परखनली मतलब आप टेस्ट ट्यूब में भी रख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे भी नमूने हैं जिनको टेस्ट ट्यूब में, परखनली में भी रखा जाता है, या इसको हम कलेक्शन पॉट भी कह सकते हैं, कलेक्शन पॉट में भी रख सकते हैं। तो इस हिसाब से जिनका जिस तरह से कलेक्शन होगा उस हिसाब से रख सकते हैं। तो कलेक्शन के लिए आप टेस्ट ट्यूब का भी यूज करते हैं, या कलेक्शन ट्यूब भी हम कह सकते हैं, या कलेक्शन पॉट कह सकते हैं जिसमें आप कलेक्शन कर रहे हैं। तो जहाँ पे कलेक्शन होगा या जिस जगह पे कलेक्शन होगा वहाँ पे सबसे पहले लेबलिंग करनी ज़रूरी है, जिसके अंतर्गत कुछ चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखना है, जो सबसे ज़रूरी है। ठीक है, अब सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको अंकित करना है, वो चीज़ आपको नोट करके रखना है कि नमूना जब प्राप्त करना है या जिसमें नमूने का कलेक्शन करना है, जिसमें रखना है, उसमें क्या क्या चीज़ें रखनी है। तो मरीज का नाम आपको यहाँ पे विवरण में भरना है। ठीक है, उसी तरह से उम्र, मरीज की उम्र, फिर बिस्तर क्रमांक या शैय्या क्रमांक भी लिख सकते हैं, शैय्या क्रमांक। लेबल में आप इतनी चीज़ें मेंशन होती हैं, आपको उनको भर देना है। वार्ड क्रमांक, फिर उसी तरह से बाह्य रोगी क्रमांक, अगर बाहर का रोगी है तो उसका क्रमांक, बाह्य रोगी क्रमांक, फिर अंतरोगी क्रमांक, अंतरोगी क्रमांक। एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया भी लाइट की वजह से। तो बिस्तर या शैय्या क्रमांक, वार्ड क्रमांक, उसी तरह से जैसे बता रहे थे हम, बाह्य रोगी क्रमांक, ठीक है। फिर अंतर रोगी क्रमांक या आंतर रोगी क्रमांक भी कह सकते हैं, आंतर रोगी क्रमांक। और नमूने का नाम कि कौन सा आपने सैंपल लिया है, नमूने का नाम क्या आपने लिया है। फिर किए जाने वाले परीक्षण की प्रकृति क्या है। और फिर नमूना संग्रहण की तारीख, इतनी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। जब आप नमूना संग्रहित करेंगे तो इतनी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिए, नमूने पर आवश्यक विवरण आपको लेबल सहित लगाना है। अगर आप नमूना
कलेक्ट करने जा रहे हैं, एकत्रित करने जा रहे हैं, तो ये चीज़ें उसमें भरी होनी चाहिए, उस लेवल पे होना चाहिए, ताकि आप चिपका दें, फिर डायरेक्टली कोई भी देख करके जान जाए कि नमूने के अंतर्गत क्या है। सबसे पहले मरीज का नाम, बिस्तर क्रमांक, मतलब जिस बेड पे वो मरीज एडमिट है वो, किस वार्ड में है, वार्ड का क्रमांक, बाह्य रोगी अगर रोगी बाहर का है तो क्या क्रमांक है वो, आंत रोगी अगर अंदर वार्ड के अंदर का है तो उसका क्रमांक, नमूने का नाम क्या है, किए जाने वाले परीक्षण की प्रकृति, परीक्षण जो जांच है वो कौन सी जांच करनी है, चाहे आपका ब्लड का जांच करना है जिसमें सीबीसी वगैरह करना है या बिडाल करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे। फिर नमूने के संग्रह की तारीख, किस दिन यह नमूना जो है संग्रहित हुआ। तो ये चीज़ें जो हैं लिखने के बाद, भरने के बाद आप क्या करेंगे, एक लेबल जो है, जो कलेक्शन पॉट है आपका, उस पर लगा देंगे, ठीक है। और ज़्यादातर अगर हमें रक्त का समूहन वगैरह करना है तो उसमें तो जांच में ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है, तो समूहन ज़्यादातर जो है, जब ब्लड किसी का आधान करना होता है, किसी को देना होता है या ब्लड जो है लेना होता है, तो उस स्थिति में समूहन जांच की जाती है अस्पतालों में। वैसे तो लोग अलग अलग जगहों पे भी समूहन जो है अपने हिसाब से भी करा लेते हैं, बिना अस्वस्थ नहीं भी है, स्वस्थ नहीं भी, अस्वस्थ नहीं है, तब भी जा कर के वो जाँचें करा सकते हैं, ठीक है। तो वो दूसरी बात हो गई, लेकिन ये चीज़ें आपको मेंशन करना है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे का देखते हैं। इसके बाद से ये तो हो गई बात कि मतलब अगर संग्रहण करना है, किस तरह से क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, ये आप लिख लेंगे। और उसके बाद से अगर देखा जाए तो सबसे ज़रूरी है कि प्रयोगशाला में परीक्षणों हेतु नमूने का संग्रह। तो अब जो बात आ रही है वो है परीक्षण की, परीक्षण हेतु संग्रहण किसका, नमूने का। मतलब परीक्षण के लिए नमूने का संग्रहण जो है वो किस हिसाब पे करना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें जो पहली चीज़ आती है वो है एक बार के मूत्र का नमूना। इसमें डायरेक्ट हम पहले मूत्र से ही स्टार्ट करेंगे, जिससे सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती जाएंगी। तो पहला चीज़ आपको क्या लिखना है, एक बार के मूत्र का नमूना लेने की विधि। इसमें इसी को पहले कंप्लीट करेंगे। एक बार के मूत्र, एक बार के मूत्र का नमूना लेने की विधि। एक बार के मूत्र के नमूने को लेने की विधि, एक बार के मूत्र का नमूना लेने की विधि, जिसमें आप कई बार बता सकते हैं। जैसे सिंपली क्या है, अगर एक बार के मूत्र के नमूना लेने की विधि की बात करें तो सबसे पहले ये जानना होगा कि एक बार का मूत्र है क्या, ठीक है। तो एक बार के मूत्र से तात्पर्य है कि वह मूत्र जो रोगी या तो एक बार में, मतलब कि प्रातः काल में त्यागता है, या अगर बिना खाए हुए अगर मूत्र त्याग किया है तो उस नमूने को या उस मूत्र को हम एक बार में त्यागा गया मूत्र कहेंगे। एक बार नोट भी कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, एक बार के मूत्र, एक बार के मूत्र से तात्पर्य है, एक बार के मूत्र से तात्पर्य है, एक बार के मूत्र से तात्पर्य है एक बार में, एक बार में, एक बार में त्यागी गई मूत्र की मात्रा। दिमाग में क्या रखना है आपको कि जो एक बार का मूत्र है वो क्या हो गया, एक बार के मूत्र से मतलब ये हुआ कि एक बार में त्यागी गई मूत्र की मात्रा, मतलब कि एक बार में जो मूत्र है त्यागा गया उसकी मात्रा जितनी है वही मूत्र जो है एक बार में त्यागे गए मूत्र को हम मेंशन कर रहे हैं या बता रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह से अगर आगे देखा जाए तो एक व्यक्ति के हिसाब से सामान्यतः प्रातः काल में मूत्र जो है, मूत्र एकत्रित किया जाता है, एकत्रित
किया जाता है। ठीक है, मतलब सुबह के जो मूत्र का नमूना एक बार का होता है वो ज़्यादातर सही माना जाता है, उसी का परीक्षण ज़्यादा होता है। ठीक है, और परीक्षणों के लिए 100 से परीक्षणों के लिए ये भी चीज़ लिख लीजिएगा, क्वेश्चन भी पूछ सकता है। परीक्षणों के लिए 100 से 120 मिली मतलब मिलीलीटर मूत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, परीक्षणों के लिए 100 से 120 मिली मूत्र की आवश्यकता होती है, मतलब कि कम से कम 100 ml और ज़्यादा से ज़्यादा 120 ml जो मूत्र है उसकी आवश्यकता होती है, तभी जो है मूत्र परीक्षण सही तरीके से हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये पर्याप्त मात्रा इतनी या इतनी होनी चाहिए, और जो पॉट दिया जाएगा कलेक्शन के लिए उस पॉट में इतना अगर कैपेसिटी के हिसाब से दे रहे हैं तो पूरा भर के उतना मूत्र चाहिए, या तो 100 ml का पॉट होना चाहिए, नहीं तो 120 ml का पॉट होना चाहिए। तो कम से कम परीक्षण के लिए इतने मूत्र की आवश्यकता होती है, ये तो सामान्य बात हो गई। ठीक है, उसके बाद से अगर देखें तो कभी कभी क्या होता है कि जननांग क्षेत्र की सफाई, जब रोगी के जननांग क्षेत्र की जब सफाई होती है, लिख भी सकते हैं जननांग क्षेत्र की सफाई, जननांग क्षेत्र की सफाई के पश्चात मरीज यूरिनल किसे कहते हैं, जिसको हम यूरिनल का मतलब हो गया मूत्र पात्र को यूरिनल कहा जाता है। नोट भी कर सकते हैं कि यूरिनल क्या है, मूत्र पात्र है, या स्वच्छ किडनी ट्रे इसलिए क्योंकि किडनी के शेप का होता है, इसलिए इसको हम किडनी ट्रे कहते हैं। यहाँ भी मूत्र हम लिख सकते हैं किडनी ट्रे में, या सीधे किडनी ट्रे में, या सीधे ही नमूना जो है संग्रहित कर सकते हैं। नमूना संग्रहण बोतल में मूत्र जो है नमूना संग्रहण बोतल में कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और आपको क्या रखना है याद, कि या तो ये तो हो गई सामान्यता कि प्रातः का मूत्र जो है प्रातः काल का वो एकत्रित किया जाता है, मात्रा भी यहाँ पे डिसाइड कर दी गई कि इतनी मात्रा जो है आपको चाहिए, कम से कम इतनी चाहिए। उसके बाद से भी बता दिया गया कि जननांग क्षेत्र की सफाई, जब जननांग क्षेत्रों की सफाई हो जाए, अगर कोई रोगी संक्रमित है तो जननांगों की अगर सफाई नहीं की जा रही है तो उससे क्या होता है, संक्रमण मूत्र में चला जाएगा या ऐसे सूक्ष्मजीवी मूत्र में चले जाएंगे जिससे जांच खराब हो सकती है। इसलिए जननांग क्षेत्र की सफाई के बाद ही मरीज का जो मूत्र है यूरिनल मतलब मूत्र पात्र या मूत्र के बर्तन में, या स्वच्छ किडनी ट्रे में, या सीधे ही नमूना संग्रह बोतल में जो मूत्र है उसको एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई जो सामान्यतः जो बात है वो आपको बताई गई। मूत्र के अंतर्गत अगर संग्रह कर रहे हैं तो इस हिसाब से आप सारी चीज़ें संग्रहित कर सकते हैं। ठीक है, और कभी भी आपको यह याद रखना है कि मूत्र जो है, मूत्र पात्र के सतह पर न गिरे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी मूत्र पात्र के सतह पे नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो अगर जो जांच कर रहा है या जो इस जांच में सम्मिलित है उससे दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद से जो टॉपिक है उस पर भी बात कर लेते हैं। 24 घंटों में मूत्र का संग्रहण, 24 घंटों में मूत्र का संग्रहण।
यदि 24 घंटों में मूत्र के संग्रहण की बात करें तो मूत्र जो है कितनी बार 24 घंटे में या कब कब हम ले सकते हैं, ठीक है। तो 24 घंटे में मूत्र के संग्रहण से क्या तात्पर्य है कि 24 घंटे में त्याग किया गया मूत्र, ठीक है। 24 घंटे में त्याग किया गया मूत्र, ठीक है। इसमें कभी भी लिखा हुआ है या बता सकते हैं कि मूत्र का संग्रहण प्रातः 6 बजे होना चाहिए या होता है। मूत्र का संग्रहण प्रातः 6 बजे होता है, मतलब ज़्यादातर जो है सुबह में 6 बजे के लगभग मूत्र का संग्रहण। ये अस्पताल की बात की जा रही है इसलिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें करना क्या है आपको कि मरीज को प्रातः 6 बजे मूत्र त्याग करने को कह करके सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि प्रातः 6 बजे संग्रहण करना है और मरीज को प्रातः 6 बजे मूत्र त्याग करने को कहकर उस मूत्र को फेंक दें। अन्यथा ज़्यादातर देखें तो मूत्र में अलग अलग तरह की अशुद्धियाँ होती हैं। अगर एकत्रितकरण जो है 24 घंटे के मूत्र का, मतलब कि रात भर का मूत्र है और सुबह में एकत्रित किया जा रहा है, तो बहुत सारी अलग चीज़ें उसमें सम्मिलित हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मूत्र को लेकर के फेंक देना है। और फिर उसके बाद से जितनी बार संग्रह की आवश्यकता है वह लेबल जो विवरण वाला लेबल है, विवरण सहित लगा दें। कहने का मतलब ये है कि जितनी बार अब संग्रह की आवश्यकता है तो जहाँ पे आप संग्रहित कर रहे हैं, संग्रहित जहाँ पे किया जा रहा है वहाँ पे आप विवरण वाला लेबल उसमें चिपका दें और जितनी बार मूत्र की आवश्यकता है आपको एकत्रित कर लेना है। तो दिमाग में क्या रखना है कि जो मूत्र है 24 घंटे का जो मूत्र है वो त्याग किया गया मूत्र आपको लेना है, जिसमें 6 बजे प्रातः 6 बजे रोगी को मूत्र त्याग करने के लिए बोलना है और वह मूत्र फेंक देना है। उसके बाद से, मतलब कि पहली बार जो मूत्र त्याग रोगी ने किया उसको फेंकने के बाद से अब जितनी बार मूत्र की ज़रूरत है सैंपल करने के लिए या नमूना लेने के लिए तो आप उसको एकत्रित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई 24 घंटे में मूत्र के संग्रहण की बात। अब अगला अगर देखें, हमें क्या करना है कि सभी चीज़ों को ज़्यादातर जो ज़रूरी हैं, जो इम्पोर्टेंट है, उनको ही उस हिसाब से पढ़ना है ताकि सारी चीज़ें एक जगह पर आ जाएं, ठीक है। अब इसके बाद से हम डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे, मल का नमूना एकत्रित करने की विधि। मूत्र का तो हो गया, अब मल का नमूना एकत्रित करने की विधि, ठीक है। मल का नमूना एकत्रित करने की विधि ज़्यादातर क्या है कि आपको जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या बहुत सारे ऐसे नमूने हैं जिनको एकत्रित करने की आवश्यकता होती है। तो मल का नमूना एकत्रित करने की विधि, तो सबसे पहले मल के नमूने में आपको जानने वाली ज़रूरत क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है कि जल रोधक या इसको हम कह सकते हैं, जल रोधक को हम डायरेक्टली कह देते हैं वाटर प्रूफ, ठीक है। जल रोधक मतलब वाटर प्रूफ, ठीक है। तो वाटर प्रूफ डिस्पोजेबल
जल रोधक जो पानी को रोके, और डिस्पोजेबल जिसको एक बार हम यूज करने के बाद से या प्रयोग करने के बाद से हम उसको फेंक सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। तो पात्र या चौड़े मुंह, पात्र या चौड़े मुंह के पात्र आवश्यक निर्देशों सहित, क्या करना है आपको, आवश्यक निर्देशों सहित मरीज को दे देना है। ये चीज़ दिमाग में रखना है। मल का एकत्रित करना या मल के नमूने को एकत्रित करने की विधि के अंतर्गत आपको सबसे पहले क्या करना है कि जल रोधक या डिस्पोजेबल पात्र या चौड़े मुंह के पात्र की आवश्यकता होती है, जिसमें सभी निर्देश, जिस पर सभी निर्देश सहित लिखे होते हैं कि कैसे क्या चीज़ें करनी हैं, वो मरीज को दे देना है, जिससे वो मरीज मल का एकत्रितकरण करेगा। वो आपको नहीं करना है। जब एकत्रितकरण कर देगा फिर उसके बाद से ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि मरीज स्वच्छ, इससे हम प्रश्न भी देंगे, आपको प्रश्न भी कराएंगे। स्वच्छ बेडपान में मल त्याग करता है, क्या कहा जा रहा है। इसके पहले आपको किडनी ट्रे बताई गई। किडनी ट्रे क्या काम कर रही है, मूत्र त्याग करने के लिए, मूत्र एकत्रित करने के लिए, और बेड पान का प्रयोग किस लिए किया जा रहा है, मल त्याग कराने के लिए। ये चीज़ दिमाग में रखेंगे तो मरीज स्वच्छ बेड पान में मल त्याग करता है। और एक लकड़ी या छड़ी, ये चीज़ दिमाग में रखना, एक लकड़ी या छड़ी भी लिख सकते हैं, एक लकड़ी या छड़ी या चमचे। ये चम्मच जो है साधारण नहीं होती है, ये हॉस्पिटल का है, जिसको हम स्पैटुला भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पैटुला। स्पैटुला जो है वह चमचा जिससे मल को उठा करके नमूने पात्र में रखा जाता है। स्पैटुला द्वारा मल को एकत्र कर नमूने पात्र में डाल दिया जाता है। ठीक है, नमूने पात्र में डाल दिया जाता है। जो भी बात बताई जा रही है वो इम्पोर्टेंट है, और इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि आपको भूलने की भी ज़रूरत नहीं, आप भूलोगे भी नहीं, और ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, एक जगह सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, मूत्र में जैसे बताया गया कि 24 घंटे में अगर 24 घंटे का मूत्र त्याग रोगी करता है तो उसमें प्रातः काल में 6 बजे मूत्र त्याग करा करके उस मूत्र को फेंक देना है। उसके बाद से जितना बार आपको मूत्र के नमूने की ज़रूरत है उतनी बार पॉट में आप उतना एकत्रितकरण करा करके जांच के लिए भेज सकते हैं। मल में क्या कहा गया है कि मल जो है जलरोधक या डिस्पोजेबल पात्र जो चौड़े मुंह का हो, वहाँ पे सारे निर्देश लिखे होते हैं, वो बस रोगी को दे देना है, और रोगी को कह देना है कि अगर रोगी मल त्याग शौचालय में करता है तो ठीक है, नहीं तो अगर बेड पे है, नहीं जा पा रहा है तो बेडपान में मल त्याग करा करके, या बेडपान अगर उसको शौचालय में भी जा रहा है तो बेडपान उसको दे करके दें। नहीं तो अगर ज़मीन से अगर मल को एकत्रित कर रहा है तो उसमें बहुत सारे संक्रमित पदार्थ चले जाएंगे, जिससे नमूना खराब हो जाएगा। ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो मरीज स्वच्छ बेडपान में मल त्याग करें और उसको लकड़ी या छड़ी या चमचे, स्पैटुला जिसको बोला गया, उससे मल को धीरे धीरे उठा करके पॉट में या पात्र में एकत्रित कर ले। ठीक है, तो ये मल त्याग या मल का नमूना एकत्रित करने की विधि की बात हो गई। इसमें अगर प्रश्न बस बन सकता है तो बेडपान क्या है, रोगी को किस पात्र में या किस तरह से मल का एकत्रितकरण करने के लिए बताया गया है। ठीक है, और मल का एकत्रितकरण किस लिए किया जाता है, मल का नमूना क्यों लिया जाता है, कैसी जांचें की जाती है। तो अधिकांशतः क्या होता है, मल की जांच जो है अगर पोषक तत्वों की अनियमितता होती है, शरीर की बीमारी पकड़ में नहीं आती है, बहुत सारी क्रियाविधि जो है, गतिविधियां जो है शरीर की प्रभावित रहती हैं, तो उस स्थिति में जब बीमारी न समझ में आए, संक्रमण न समझ में आवे, शरीर के जो परिजीवी हैं या सूक्ष्मजीवी हैं जब न पकड़ में आए, तब मल जांच करने की जो ज़रूरत है वो चिकित्सक को लगती है, तो वो मल जांच कराता है। ठीक है,
ये सारी चीज़ें जो भी आप पढ़े हो सब आधुनिकता पे आधारित है। कहीं भी प्राचीन आयुर्वेद के अंतर्गत किसी भी परीक्षण के बारे में आपको नहीं बताया जा रहा है। लेकिन आप ये मत समझिएगा इसका मतलब ये हुआ कि प्राचीनता में जांच या परीक्षण नहीं था। उस समय जितनी भी जांचें होती थी भौतिकता के आधार पर होती थी, देख करके गंध से, वर्ण से, इन सब चीज़ों से ज़्यादातर जाँच का पता लगाया जाता था। लेकिन ये जो है आधुनिकता के आधार पर, ठीक है। अब इसके बाद से जो अगला है उसको भी देख लेते हैं। अगला जो पॉइंट है वो बलगम या खखार का नमूना एकत्रित करने की विधि, जैसे हम पहले बता चुके हैं। बलगम या खखार, इसको श्लेष्मा भी कह सकते हैं। खखार का नमूना एकत्रित करने की विधि। ज़्यादातर बलगम की आवश्यकता कब पड़ती है? जांच की। कभी कभी कई रोगियों को खांसी ज़्यादा हो जाती, खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो उस स्थिति में बलगम की ज़रूरत पड़ती है जांच करने के लिए, ठीक है। और ये चीज़ दिमाग में रखना है कि बलगम जो है ज़्यादातर टीबी के रोगियों का ही प्रयोग में लिया जाता है जांच करने के लिए, जो कि बहुत ही ऑडर स्मेल जिसकी होती है वो फिजिकली जांच में ही सारी चीज़ें पता चल जाता है। बलगम को स्पुटम भी कहा जाता है इंग्लिश में, आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे भी एक चीज़ दिमाग में रखना है कि जलरोधी पात्र की ज़रूरत यहाँ पे भी है। जलरोधी, जिसको आपको वाटर प्रूफ बताया गया है। वाटर प्रूफ जो है जलरोधी पात्र आपको चाहिए, जिसको हम डिस्पोजेबल लिख सकते हैं। डिस्पोजेबल स्पुटम कप या स्पुटम कप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिसमें स्पुटम को रखा जाता है, तो स्पुटम कप या चौड़े मुंह के पात्र में, या जैसे कि मल के लिए था, चौड़े मुंह के पात्र में खखार का नमूना एकत्रित करते हैं। खखार का नमूना एकत्रित करते हैं, ठीक है, एकत्रित करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो एकत्रित करने के लिए जो पॉट यूज में लिया जा रहा है वो डिस्पोजेबल है, वाटर प्रूफ है, ठीक है। इसको स्पुटम कप भी कहते हैं। वहाँ पे ही खखार का नमूना एकत्रित किया जाता है, ठीक है। ज़रूरी सबसे क्या है, अगर यदि चिकित्सक 24 घंटों में ये सारी चीज़ें आपको नोट करते जाना है ताकि आप भूलें ना। घंटों में कफोत्सारित बलगम का मतलब जो कफ सरित जो बलगम है, या कफ के साथ जो आ रहा है, या कफोत्सारित जो कफ के उत्सर्जन के साथ जो बलगम आ रहा है उसे कफोत्सारित बलगम कहेंगे। बलगम की मात्रा नमूने के रूप में एकत्रित करना चाहिए या लेना चाहिए। नमूने के रूप में लेना चाहे, अगर रोगी चिकित्सक के द्वारा अगर लेना चाहे या चिकित्सक लेना चाहे, चिकित्सक ले रहा है, तो उस हिसाब से कभी भी क्या करना है, बड़े पात्र की आवश्यकता होती है। इस हेतु बड़े पात्र का चयन होना चाहिए चिकित्सक के द्वारा, ठीक है। बड़े पात्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है कि यदि चिकित्सक 24 घंटे में कफोत्सारित बलगम की मात्रा नमूने के रूप में लेना चाहे तो इस हेतु बड़े पात्र उपयोग में लिए जाते हैं, बड़े पात्र का उपयोग किया जाता है। ये चीज़ हो गई। तो दिमाग में आपको ये रखना है कि 24 घंटों में कफोत्सारित बलगम का नमूना जो है एकत्रित किया जाता है। सबसे ज़रूरी क्या है कि कभी भी अगर बलगम का नमूना लेना है तो प्रातः काल में
लिया जाता है, प्रातः काल में ही लिया जाता है। ठीक है, सबसे ज़रूरी है कि अगर बच्चों का अगर बलगम लेना है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता है कि कैसे कफ जो है बाहर निकलेगा, और ज़्यादातर नौजवान हैं, वृद्ध हैं, तो उनको खखार निकालना या श्लेष्मा देना जो है आसान है, उनके लिए दिक्कत नहीं है। प्रातःकाल का जो श्लेष्मा है या खखार है वह एकत्रित करना है बड़े डिस्पोजेबल पात्र में, चौड़े मुंह के पात्र में, और उसके बाद से जांच जो है की जाएगी। यहाँ भी विवरण का लेबल या लेवल जो है जिसमें विवरण भरा हुआ है, विवरण लेवल पात्र पर लगा देना है। जो जांच करनी है वो भी यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बलगम या खखार के अंतर्गत बताना है। हो गया। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है रक्त के लिए आपको क्या करना है वो चीज़ भी दिमाग में रखते हैं और उस पर भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, रक्त एकत्रित करने की विधि, रक्त एकत्रित करने की विधि। रक्त को एकत्रित कैसे करेंगे ये चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको, इसमें दिमाग में आपको रखना है कि रक्त का एकत्रीकरण जो है या एकत्रीकरण किसके द्वारा किया जाता है, प्रायः प्रयोगशाला तकनीशियनों के द्वारा किया जाता है। प्रायः प्रयोगशाला तकनीशियनों द्वारा किया जाता है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि रक्त जो एकत्रित करना है, इसके पहले जो भी था वो एकत्रितकरण जो है नर्सों के द्वारा भी किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रयोगशाला में भेजना आपका बस काम है, बाकी की जांचें जो है लैब टेक्नीशियन ही करेंगे। तो लैब जो टेक्नीशियन हैं उनके द्वारा ही यह यूज किया जाता है। कभी कभी हम लिख भी सकते हैं यदा कदा नर्सों द्वारा भी यह एकत्रित किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ नहीं भूलना है, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, कभी कभी नर्सों द्वारा भी यह एकत्रित कर लिया जाता है, लेकिन अधिकांशतः जो है वह लैब टेक्नीशियनों द्वारा ही एकत्रित किया जाता है। ठीक है, इसमें सुई मतलब नीडल और सिरिंज की आवश्यकता होती है, सिरिंज की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, आधुनिकता के आधार पे आप चाहें तो ब्लड कई चीज़ों से एकत्रित कर सकते हैं, तो सुई और सिरिंज की सहायता से भी ब्लड का जो सैंपल है ले सकते हैं। उसके अलावा भी अब तो बटरफ्लाई भी आ गया, जिसको आप बस वेंस में आप डाल दीजिए और ऑटोमेटिकली जो है टेस्ट ट्यूब में ब्लड जो है आ जाता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त भी हैं पिंच करके या प्रिक मेथड से छेद करके, अगर कम नमूना चाहिए ब्लड का तो छेद करके ब्लड निकाल लेते हैं क्लाटिंग वगैरह चेक करने के लिए, और बाकी अगर ज़्यादा अधिकांश मात्रा में चाहिए तो सिरिंज की हेल्प से लेंगे, नहीं तो वैक्यूटेनर है। वैक्यूटेनर में डायरेक्टली क्या है, वेंस में या नसों में एंटर करा देते हैं वैक्यूटेनर को, और उसकी सहायता से ब्लड जो है उसमें ऊपर की ओर चढ़ जाता है। तो इन विधियों से आप जो है ब्लड को एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है जिसमें आपको नमूने का संग्रह बताया गया, परीक्षण बताया गया, जिसके सहायता से आपको एकत्रितकरण कर लेना है और परीक्षण के लिए लैब तक भेज देना है। नर्सों का दायित्व वहीं तक है। ठीक है, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट जो क्लास नहीं कर रहे हैं या हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, तो जो भी स्टूडेंट अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं कि सर हमें ऐप नहीं मिल रहा है, तो आपको ऐप की स्पेलिंग सही लिखनी होगी, AYUR और B कैपिटल लिखेंगे, BHASKAR। अब जब प्ले स्टोर में, कहाँ पे,
प्ले स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर आपको पता है जहाँ से ऐप जो है डाउनलोड की जाती है। तो प्ले स्टोर में आपको ये चीज़ जो है डालनी है आयुर भास्कर, ठीक है। और आयुर भास्कर डाल करके जब ये प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा तो आप उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसमें बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। सबसे पहले तो लाइव क्लास मिलेगा, लाइव क्लास मिल जाएगा, यहाँ से आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ लाइव क्लास में क्या है कि डाउट्स, जो जितने भी डाउट्स हैं आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, आप इसमें अपने कमेंट्स करके जितने भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि जो भी क्लासेस अगर आप मान लीजिए अवेलेबल नहीं हैं या काम कर रहे हैं, जॉब में हैं, आप सोचेंगे नहीं सर लाइव आ गए तो क्लास नहीं कर सकते हैं, तो जितनी भी लाइव क्लासेस हैं, जितनी भी लाइव क्लासेस हैं वो रिकॉर्ड भी होती हैं, रिकॉर्ड भी होती हैं। ये चीज़ दिमाग में रखना है कि लाइव क्लास रिकॉर्ड होती है, ठीक, जो कभी भी आपको मिल जाएगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ नीट और क्लीन जो है, नीट क्लीन आपको रिकॉर्ड क्लास भी अवेलेबल है, रिकॉर्ड क्लास भी आपको मिलती है, ठीक है। नीट क्लीन आपको रिकॉर्ड क्लास भी मिल जाती है। इसके अतिरिक्त हर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वाइज जो है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी है, टेस्ट सीरीज वो भी आपको मिलेगा। और इससे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि टॉपिक वाइज जो है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो है, क्वेश्चंस टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज हर टॉपिक कंप्लीट होने पे आपको कुछ क्वेश्चन टेस्ट में दिए जाते हैं, इस हिसाब से चीज़ें होती हैं। एक चीज़ और है, फैसिलिटी आपको अपने ऐप की बता रहे हैं, अगर हमसे आप कोर्स परचेज करते हैं, पेड क्लासेस लेते हैं, तो हमारा ऐप आपको एक प्रॉपर जो है रिज़ल्ट भी बना करके देगा, रिज़ल्ट या सर्टिफिकेट हम कह सकते हैं, सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा हमारे ऐप के थ्रू कि आपने यूपीपीएससी की जो आयुर्वेद नर्स भर्ती थी उसकी तैयारी हमारे द्वारा किया है। तो ये स्पेसिफिकेशन है हमारे ऐप की। ये सारी चीज़ें आपको बाद में मिलेंगी, जब आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो ये सर्टिफिकेट आपको बाद में मिलेगा, ठीक है। बाकी जो फैसिलिटी है मैंने बता दी। आप चाहें तो डायरेक्ट ऐप में चैट सेक्शन में जा करके हमसे कमेंट करके पर्सनली बात भी कर सकते हैं, क्वेश्चन वगैरह भी जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यह क्लास जो है यहीं तक, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है, दूसरे स्टूडेंट तक भी पहुंचना चाहिए, इसको आप पहुंचाइए। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।